हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। जब भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है तो सभी स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। ये सच भी है। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बुक में अवेलेबल तो नहीं है लेकिन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। वो पॉइंट्स टीचर भी आपको नहीं बताता, क्योंकि कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता कि ऐसे पॉइंट्स भी पेपर में आ सकते हैं। सिर्फ वो एक पॉइंट के कारण ही आपका वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम उसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आपको टीचर भी आपके स्कूल में नहीं बता सकता। तो चलिए एक बार पहले ट्रायल बैलेंस में वो टॉपिक देख लेते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है, फिर उसके बाद हम उसमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। तो गाइज ये है हमारे पास वो टॉपिक, वाई वी शुड इग्नोर क्लोजिंग स्टॉक वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कि हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों इग्नोर करते हैं। जब भी आप अपने किसी टीचर से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है, उनमें से कौन सा स्टॉक आपने इंक्लूड करना है, दोनों इंक्लूड करने हैं या कौन सा इग्नोर करना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इग्नोर्ड ऑलवेज। कि क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा इग्नोर करना है और ओपनिंग स्टॉक को ही हम अपने ट्रायल बैलेंस में जगह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्लोजिंग स्टॉक को भी अपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू दैट वी इग्नोर क्लोजिंग स्टॉक वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये सच नहीं है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। वी इंक्लूड इट बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट्स इंक्लूजन। हम इसको इंक्लूड तो करते हैं लेकिन हमें इसकी इंक्लूजन के बारे में पता ही नहीं चलता कि हमने कब इसको अपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ द पार्ट ऑफ परचेजेस। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि परचेजेस जो हैं वो ओवरऑल परचेजेस हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो हमने पिछले साल नहीं बेच पाए वो हम नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे, वो ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस मतलब जो हमने इस साल परचेज किया है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो इस साल नहीं बिका और हम नेक्स्ट ईयर के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जो परचेजेस हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पिछले साल का पड़ा था 500, मैंने आज ही परचेज़ किया इस पीरियड के लिए 500, तो टोटल मेरे पास 1000 हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी सारी बुक्स क्लोज होने के बाद मेरे पास 300 बच गया, तो वो 300 कौन सा होगा? या तो वो ओपनिंग स्टॉक वाला बचा होगा या फिर परचेजेस वाला बचा होगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस का ही पार्ट है। वी इंक्लूड परचेजेस, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस में परचेजेस इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी अपने आप इंक्लूड हो जाता है जिसके बारे में हम नहीं जान पाते। सो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। परचेजेस इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होता है। लेकिन टीचर्स ये क्यों कहते हैं कि हम इसको इग्नोर करें? उसका रीज़न तो यही है ना कि परचेजेस में इंक्लूड है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा भी एक हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर दोनों गिवन हो तो कौन सा लेना है। परचेजेस में इंक्लूड है फिर परचेजेस को लें, ओपनिंग स्टॉक लें, या फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किन को लेना है। तो हम पहले अपना एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास, इफ़ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर गिवन। अगर दोनों हमारे पास गिवन होंगे तो हम ओपनिंग स्टॉक लें कि क्लोजिंग स्टॉक लें। जैसे कि मैंने बताया कि परचेजेस में इंक्लूड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे, जैसा कि टीचर भी कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दें ऐसा नहीं है। ओपनिंग स्टॉक इज़ टू बी टेकन ऑलवेज, फर्स्ट लाइन में हमने ये कहा है। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है बट इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन देन इग्नोर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी टेकन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर्स कहते हैं कि हमेशा
ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करो और क्लोजिंग स्टॉक को एक्सक्लूड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है जहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करके क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है? अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट आपके ट्रायल बैलेंस में आता है, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी पॉइंट हमको गिवन होता है हमारे क्वेश्चन में, तो हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करके क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। कौन से ये 3 पॉइंट है? ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडजस्टेड परचेजेस। इसका हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि कब ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है, कब क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है और कब दोनों को या एक को इग्नोर करना है। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन एक बार हम ट्रायल बैलेंस का कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, हम इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज़ टू बी इंक्लूड एंड व्हाट इज़ टू बी इग्नोर्ड। तो एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे। सो ये है हमारे पास ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट कि ट्रायल बैलेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में ये थर्ड फेज पे आता है, जब हम अपनी जर्नल बना लेते हैं, जब हम अपनी जर्नल रिकॉर्डिंग्स को लेजर में पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड पोस्टिंग द जर्नल इनटू लेजर। तो ये थर्ड फेज है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? टू चेक एनी अर्थमेटिकल एरर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को प्लस करके देखते हैं कि दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे हमारी अर्थमेटिकल एरर पता लग जाता है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। टू नो द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, लेजर में हर एक का बैलेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हम बार बार उसको चेक तो नहीं करेंगे लेजर को, इसलिए हम एक पर्टिकुलर पेज पे पूरा ट्रायल बैलेंस बनाकर उसकी हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस के मेथड्स। इसमें 2 मेथड्स हैं मेन, टोटल मेथड, बैलेंस्ड मेथड। टोटल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी लेजर अकाउंट हम बनाते हैं उसका टोटल जो आता है, जहाँ पर हम टोटल करके ऐसे डबल लाइन लगाते हैं, इधर टोटल आता है, हम उसको उठाकर अपने ट्रायल बैलेंस में प्लेस करते हैं। बैलेंस्ड मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बैलेंस रह जाता है, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हम ट्रायल बैलेंस में प्लेस करते हैं। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं उसमें हम बैलेंस्ड मेथड ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम आज बैलेंस्ड मेथड का ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये था ट्रायल बैलेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम उसी पॉइंट पर वापस चलते हैं कि कब हमने ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड करना है और कब हमने क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें मैंने पेंसिल से इनको डार्क किया हुआ है, क्योंकि पहले हम ना एक सिंपल क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे जहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस ना गिवन हो, ताकि हमें पता लग जाए कि कब हमने ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड करना है और कब हमने क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करना है। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द लेजर अकाउंट ऑफ मिस्टर सिंघानिया। With the help of these information, prepare trial balance for the year ended 31st March 2017. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल, ड्राइंग्स, लीज होल्ड प्रीमिसेस, सेल्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, परचेजेस, इसको मैंने डार्क किया हुआ है, मतलब इसको हम पहले इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करके हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परचेज रिटर्न गिवन है, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल, सैलरीज एंड वेजेस, इन्वेंट्री 1/4/2016 मतलब ओपनिंग स्टॉक, रेंट एंड रेट्स, सेल्स रिटर्न। तो नीचे दिया हुआ है द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31/3/2017 इज़ 574। तो इसमें अब क्वेश्चन उठता है कि अब हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे या फिर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हमारे पास ये तीन इन्फॉर्मेशंस जब नहीं गिवन होते
हमने इसको क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये हमें अभी नहीं गिवन है। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होते तब हम इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक की लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि टीचर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि परचेजेस में हमारी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होती हैं। जब ये 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम ओपनिंग स्टॉक को अपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारी परचेजेस में इंक्लूड है। तो अब हम इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। लेकिन पहले इससे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पर हमें ये 3 इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका एक रूल पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स टू कंसीडर। ऑल एसेट्स डेबिट बैलेंस, सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे। इंक्लूडिंग कैश, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ऐसे ही ऑल लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इंक्लूडिंग कैपिटल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो ये जनरल रूल है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। ये सिंपल सॉल्यूशन है जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर एडजस्टेड परचेज नहीं गिवन, सिंपल जो हम करते आते हैं। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होता है। लीज होल्ड प्रीमिसेस एसेट है फर्म की, तो डेबिट बैलेंस। उसके बाद हमारे पास सेल्स गिवन है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर से लेने हैं, मतलब डेटर है, तो डेबिट बैलेंस। ऐसे ही परचेजेस 1 to 56 डेबिट बैलेंस, सॉरी 59। उसके बाद आ जाता है परचेज रिटर्न। परचेज का हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न का हम क्रेडिट लिख देंगे। अमाउंट है 264। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है लोन फ्रॉम बैंक, मतलब हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद क्रेडिटर्स जिनको हमने पे करना है, क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही उसके बाद आ जाता है हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है मतलब डेबिट बैलेंस। उसके बाद कैश एट बैंक, उसके बाद बिल्स पेबल। इन्वेंट्री, अब हम इन्वेंट्री को इंक्लूड करेंगे, ओपनिंग वाली को, क्लोजिंग को एक्सक्लूड करेंगे। रीज़न वही कि हमने परचेजेस अपनी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर ली है, क्योंकि परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही इंक्लूड है, तो अब हम दोबारा क्लोजिंग स्टॉक को अपनी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम दोबारा इंक्लूड करते हैं तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा और सेम नहीं आएगा। तो हम ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि परचेजेस में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पहले सैलरीज लिख लेते हैं, सैलरीज एंड वेजेस 600, एक्सपेंसेस है तो डेबिट। अब इन्वेंट्री 264 डेबिट बैलेंस। रेंट एंड रेट्स 98 एक्सपेंसेस है। उसके बाद सॉरी रेंट एंड रेट्स 468 463 सेल्स रिटर्न 98। अब सेल्स रिटर्न, सेल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का हमारा डेबिट बैलेंस होगा 98, ये 463। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि वो परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे और ये मैच करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो टोटल करने के बाद हमारे पास 5454
5454 आंसर आया। दोनों साइड मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा और देखते हैं अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता तो हम क्या करते, ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करते या क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन। सब चीज़ें वैसी ही हैं, सब सेम है, लेकिन अब मैंने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो पहले मैंने कवर किया हुआ था अब उसको इरेज कर दिया है और उसकी अमाउंट गिवन है 119। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो तो हम ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे या क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे, वो हम चेक करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ हम किस किस को इग्नोर करेंगे वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। पहले एक बार मैं आपको वही स्टेटमेंट दोबारा दिखा देता हूँ जहाँ पर हमने लिखा था कि कब क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है। तो ये था हमारे पास, जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दोनों गिवन हैं, तो अब हम किसको इंक्लूड करेंगे और किसको इग्नोर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड, लेकिन कब हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे, जब हमारे पास ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस। तो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब अब हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करने के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। किन किन चीज़ों को इग्नोर करेंगे हम वो चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये है हमारे पास, जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है उसमें नेट सेल्स इंक्लूड है, लेकिन उनमें से ये सब चीज़ें माइनस है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी इग्नोर करेंगे, लेकिन इसको हम इंक्लूड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक परचेज का पार्ट है, ये भी हमारी नेट सेल से माइनस हो रहा है, इसलिए हम इसको अपनी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेंगे, लेकिन इन तीनों को इग्नोर करेंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास जो नेट सेल्स हैं। नेट सेल्स मतलब सेल्स टोटल माइनस उसमें से जो हमने रिटर्न आ चुकी हैं, तो हमारे पास वो है 2652 माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 264। परचेजेस, इसमें परचेजेस नेट परचेजेस लेनी है, तो नेट परचेजेस हमारे पास है 995 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो हमें डायरेक्टली इंकर करने पड़ते हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ एक है, वो है ट्रेड एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें एंड में दिया हुआ था 574। तो जो इसका डिफरेंस आता है वो हमारे पास आ जाता है 119, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो इन सब को लेस करके ही गिवन है। ये हमारा लेस है, इसलिए हम इसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेंगे। ये हमारा लेस है लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो हम डायरेक्टली इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्यों हम इन तीनों को इग्नोर कर रहे हैं और क्यों इसको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया था कि इन सब का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है और इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। हमने इसको क्रेडिट में डाला था अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और इनको डेबिट में लिखा था। जी अगर मैं इधर 2652 क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ और इन तीनों को डेबिट साइड लिख रहा हूँ, जो इनकी टोटल करके अमाउंट आएगी, इसको डेबिट साइड और इसको क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस हो गया। डेबिट क्रेडिट ये दोनों एक दूसरों के ऑपोजिट है ना, तो इसका मतलब ये एक दूसरे का डिफरेंस हो गया। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डेबिट
इन सब अमाउंट्स को लिखूं और इसको भी लिखूं, या फिर डेबिट में कुछ ना लिखूं और सिर्फ इसमें डिफरेंस लिख दूं, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम सिर्फ इसको लिख दें। दोनों पॉसिबल है। ये वाली टेक्निक हम सिंपल में यूज़ करते हैं, लेकिन जब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो तो हम सीधा डिफरेंस लिख देते हैं। तो इसका मतलब अब हम डिफरेंस लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपना। तो अब हम इसमें अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहले कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1556, ड्राइंग्स 564, सेल्स। अब हमने कहा था कि हम ग्रॉस प्रॉफिट अब हमें गिवन है। जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तब हम सेल्स नहीं लेते, क्योंकि हम डिफरेंस लिख लेते हैं सीधा ही। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डेबिट साइड पूरी लिखो और क्रेडिट साइड पूरी लिखो, एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आपके पास है कि आप डेबिट और क्रेडिट डिफरेंस लेके जोन सी साइड ज़्यादा आ रही है उस साइड लिख दो। हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही थी तो अब हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसका मतलब अब हम सेल्स इग्नोर करेंगे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है पेपर में कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है। ओपनिंग स्टॉक जब गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन हो, तो किसको इंक्लूड करना है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न हमारे पास जो अब है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले चीज़ है सेल्स। हम सेल्स को इग्नोर करेंगे। उसके बाद आता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स 530, हम लिख लेते हैं इधर 530। लीज प्रीमिसेस हमारा 750 है, 750। अब नेक्स्ट हमें गिवन है परचेजेस। क्योंकि हमने परचेजेस को भी लेस किया है नेट सेल्स में से, मतलब इसको भी हम इग्नोर करेंगे। फर्स्ट जो थी वो थी सेल्स, जिसको हम इग्नोर करेंगे। सेकंड है परचेजेस, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम इंक्लूड करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद आ जाता है रिटर्न्स, परचेज रिटर्न। क्योंकि हमने नेट परचेजेस लिए थे, मतलब 1259 माइनस 264 नेट परचेजेस लिए थे, इसका मतलब अब हम इसको भी इग्नोर करेंगे। उसके बाद आ जाता है लोन फ्रॉम बैंक 256, क्रेडिटर्स 528। उसके बाद जो हमें गिवन है वो है ट्रेड एक्सपेंसेस। हम ट्रेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर चुके हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद आता है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हम लिख लेते हैं 226। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्स पेबल। उसके बाद आता है सैलरीज वेजेस 600। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेंट्री, हम इसको इग्नोर करेंगे। रीज़न सेम, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड किया था अपने फॉर्मूले में, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद आता है रेंट एंड रेट्स 463। अब जो लास्ट है वो था क्लोजिंग स्टॉक। हमने कहा था कि हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है आउट ऑफ इंफॉर्मेशन 574। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया है जहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी गाइस, इसमें एक करेक्शन है कि जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ये इधर आएगा, ये नहीं। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा टोटल करने पर
एक बार फिर बता देता हूँ, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नेट परचेजेस, नेट सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको इग्नोर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है, लेकिन कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अगर हमें ग्रॉस लॉस गिवन है तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि लॉस डेबिट साइड शो होता है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड। क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो इसमें हमने क्रेडिट साइड शो किया है। अब हम इसका टोटल करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आपका आंसर आएगा वो है 3133। सो ये आपका आ जाएगा टोटल इक्वल। ठीक है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा, लेकिन क्रेडिट साइड। अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो डेबिट साइड आता। तो ये था फर्स्ट केस जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता और ग्रॉस प्रॉफिट ना गिवन होता, तो हम किस किस को इंक्लूड करते और किस किस को एक्सक्लूड करते वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड केस, जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को, परचेजेस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे, जैसे कि हमने पहले केस में किया था। नेट सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को एक्सक्लूड किया था और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड किया था ग्रॉस प्रॉफिट के केस में। वैसे अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो हम इन तीनों को इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। जो हमें गिवन है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1385 रुपीज़ गिवन है। तो इसको अब हम अपने फॉर्मूले में लगाकर चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो चलिए देखते हैं। सो हम अप्लाई करके देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 264। परचेजेस हमने नेट परचेजेस लेनी है, मतलब टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, तो वो हमारे पास आती है 995 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ एक ही है, वो है ट्रेड एक्सपेंसेस 700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें एंड में गिवन है 574। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 1385 जो कि मैच करता है हमारे क्वेश्चन से। तो इसका मतलब क्वेश्चन में सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम अब उसको यूज़ करके क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे और इन तीनों को एक्सक्लूड करेंगे। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बस अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 1385। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी वैसे ही लिख लेंगे। बस अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम कि इन दोनों को कैसे ट्रीट करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। सो ये था हमारे पास सॉल्यूशन जिसमें हमने बाकी सारी वैल्यू सेम एज इट इज़ लिख दी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट हमने करनी है। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट की थी, ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को भी क्रेडिट में ही लिखेंगे। वैसे ही अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बैलेंस को भी डेबिट साइड ही लिखेंगे। कॉस्ट मतलब कि एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ग्रॉस प्रॉफिट में हमने सेल्स को एक्सक्लूड किया था। क्यों एक्सक्लूड किया था? क्योंकि उसमें हमें सेल्स का फॉर्मूला, मतलब सेल्स भी हमें फॉर्मूले में इंक्लूड करनी थी। ये था वो फॉर्मूला जिसमें हमने सेल्स को इंक्लूड किया था। क्योंकि सेल्स इस फॉर्मूले में इंक्लूड है तो सॉल्यूशन में ये सब एक्सक्लूड होंगे, लेकिन इसमें सेल्स नहीं गिवन, मतलब हमें अपने सॉल्यूशन में जहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा उस सॉल्यूशन में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन सेल्स को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में सेल्स नहीं गिवन। वैसे ही सेल्स रिटर्न भी हम इंक्लूड करेंगे।
तो उन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं हम। सो ये थी हमारे पास सेल्स, इसको हम अब इंक्लूड करेंगे। ये आ गई हमारे पास 2750। ऐसे ही सेल्स रिटर्न को भी हम इंक्लूड करेंगे। $98। सो ये था हमारे पास सॉल्यूशन, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी, डेबिट साइड लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करेंगे, डेबिट साइड लेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमने उन दोनों का बैलेंस इधर लिख लिया है। जब हमने बैलेंस ही लिख लिया है तो उनको बार बार रिपीट करके हम नहीं लिखेंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं। सो हमारे पास जो टोटल आया है वो है 5190 तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो अब हम अपने थर्ड केस पे चलते हैं, जहाँ पर हमें एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन होगा। आपको तीनों में से कोई एक केस गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी है। दो केस हमने देख लिए कैसे करना है, अब थर्ड केस पे चलते हैं। सो ये है हमारे पास थर्ड केस, जहाँ पर हमें एडजस्टेड परचेजेस दिए हुए हैं 685। हम इसको चेक कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या 685 आ रहा है। सो ये हमारे पास एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे इसमें था ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर किया था। वैसे ही इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस गिवन है, तो इसका मतलब हम ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, इनको इंक्लूड करेंगे, सॉरी, इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है वो है 264, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस हमारे पास है 995 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 574। तो जो हमारा प्लस और माइनस करके आंसर आ रहा है वो है 685, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है और मैच भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में सही गिवन है और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें हमें अब एडजस्टेड परचेज गिवन है। सब ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगी, कैपिटल, ड्राइंग्स, लीज होल्ड प्रीमिसेस, सेल्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, सभी एडजस्टमेंट वैसे ही रहेंगी। बस अब हमें कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है वो है क्लोजिंग स्टॉक, कौन सी चीज़ एक्सक्लूड करनी है मतलब जिसको हम नहीं लिखेंगे अब ट्रायल बैलेंस में, वो होगी इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक वाली 264, परचेज रिटर्न एंड परचेज। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेज का वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है, परचेजेस इंक्लूड है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड है तो हम ओपनिंग स्टॉक को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्योंकि परचेजेस इसमें इंक्लूड है, नेट परचेजेस इन दोनों का डिफरेंस इसमें इंक्लूड है, तो हम इन दोनों को भी नहीं लिखेंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूड है, जो कि हमने लेस किया हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी किया था, वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस इसमें इंक्लूड है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, लेस किया हुआ है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन अपना। सो ये था हमारे पास सॉल्यूशन, जिसमें सभी ट्रीटमेंट वही होंगी, लेकिन एडजस्टेड परचेज जो कि न्यू आइटम है हमें गिवन है 685, वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद सभी एडजस्टमेंट वैसी ही, और ट्रेड एक्सपेंसेस लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस इसमें हमने लेस नहीं किए थे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक परचेजेस ही हमने किए थे इसमें एडजस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लिख लेते हैं, जो कि हमने ये लिखा हुआ है। एडजस्टेड परचेज
क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लिया, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस एक्सक्लूड कर दिए। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया 5190, 5190, जो कि हमारा मैच कर रहा है। सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और जिन टीचर्स से आप अब तक समझते आ रहे होंगे, आपसे मतलब अब आप उनसे नफ़रत करने लगेंगे कि उन्होंने हमें इतनी डिटेल में क्यों नहीं बताया कि कब क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करना है, कब क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं करना। तो एक बार इसका रीकैप कर लेते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। कैसे इंक्लूड कर लेते हैं? परचेजेस के साथ हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपनी परचेजेस के साथ इसको भी लिखा है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम इग्नोर नहीं करते, इंक्लूड करते हैं। कब कब इंक्लूड करते हैं? जब हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक केस गिवन हो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो हम इंक्लूड करते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं। एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ, ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ हम और किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो केस टू केस डिपेंड करता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम नेट सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। सेकंड केस, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो हम ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या ग्रॉस लॉस गिवन है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट साइड इंक्लूड करेंगे। अगर ग्रॉस लॉस गिवन है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो हम उसको डेबिट साइड इंक्लूड करेंगे। तो इसमें हम इन सब को इग्नोर करते हुए क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट या क्रेडिट साइड इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि ये कॉस्ट है, एक्सपेंस है, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे और इसको हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड। इन तीनों को इग्नोर करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। ऐसे ही हम इसको, जो अगर प्रॉफिट गिवन है तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस गिवन है तो डेबिट साइड। लास्ट केस, जब हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज को हम डेबिट साइड लिख चुके हैं, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको लिख लिया है और इसमें ये दोनों इंक्लूड हैं, इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिख लेंगे। लेकिन हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो इसलिए हम इसको भी डेबिट साइड लिख देंगे। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जोली कोचिंग। टिल देन, बाय बाय।